हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टि आइस एंड बैंकिंग के यूट्यूब चैनल से मैं हेमंत चौबे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं और मेरे अन्य साथी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों को एमपीपीएससी प्रीलिम्स और उसके साथ ही मेंस के लेक्चर लेकर के आते हैं। मैंने यहाँ पर अपने लास्ट लेक्चर में मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, आपका जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो यूनिट नंबर 6 है, उस यूनिट नंबर 6 में मध्य प्रदेश और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत नया टॉपिक स्टार्ट किया था। और वो जो टॉपिक था वो था भारत का विदेशी व्यापार। और भारत के विदेशी व्यापार का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था अपने लास्ट लेक्चर में, जिसमें विदेशी व्यापार क्या होता है, आयात निर्यात से संबंधित कुछ चीज़ें बताई थी। इसके अलावा भुगतान संतुलन के बारे में बताया था, मुद्रा की परिवर्तनीयता के बारे में बताया था। आप सब में से जिन लोगों ने भी इस लेक्चर को नहीं देखा है, तो दैट जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। चलिए, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने इस टॉपिक को जहाँ छोड़ा था उससे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं मुद्रा की विनिमय दर, यानी एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी। देखिए, विदेश व्यापार में जब भुगतान किया जाता है तो भुगतान करते समय, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर में, कि सपोज इंडियन रुपी और डॉलर, ये दो अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं। रुपी हमारे भारत की और डॉलर हम अभी मान के चलते हैं अमेरिकन डॉलर लेकर के चल रहे हैं, तो अमेरिकन डॉलर में भुगतान करना है। यदि कोई कंपनी भारत की ऐसी है जो अमेरिका से कोई वस्तुगत व्यापार करती है, कोई सामान मंगाती है, अब उसके बदले में पेमेंट करना है, तो पेमेंट करते समय जो डॉलर्स में पेमेंट है, उस डॉलर्स में पेमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतने रुपए जो किसके बराबर हैं, उस डॉलर के बराबर हैं, उतने रुपए उस बैंक अकाउंट में हमको जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद ही भुगतान हो पाएगा। तो ये जो विनिमय दर है, विनिमय दर का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी देश उस देश की मुद्रा का मूल्य किसी दूसरे देश के सापेक्ष जब हम निकालते हैं तो वो एक्सचेंज रेट कहलाता है, यानी विनिमय दर कहलाती है। जैसे रुपये का मूल्य हम किसके सापेक्ष निकालें, डॉलर के सापेक्ष निकालें। जैसे एक डॉलर की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 82 रुपये के आसपास चल रहा है ये। एक डॉलर 82 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि एक डॉलर में 82 रुपये को परचेज करने का पावर है। अब बात आती है कि भुगतान करते समय इसका यूज़ कैसे होगा। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि भारत की कोई कंपनी है, ठीक है ना, उस कंपनी ने अमेरिकन कंपनी से कोई सामान मंगाया है और 1000 डॉलर का भुगतान करना है, ठीक है ना। वो जो सामान मंगाया है उस सामान का भुगतान कितना करना है, 1000 डॉलर का करना है। तो वो जो यूएस की कंपनी है, उस कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा जमा कराना पड़ेगा, हमको पैसा जमा कराना पड़ेगा रुपए में 82,000 रुपये, 82,000। तो वो जो 82,000 रुपये हम बैंक में जमा करा देंगे, बैंक में एक फॉरेन एक्सचेंज का सेक्शन होता है, वो उसी सेक्शन में जमा होगा और वो 82,000 जो रुपये है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1000 डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। या भारत में कोई फैमिली है और उनका उनके जो बच्चे हैं वो यूएस में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, और सपोज वहाँ की फ़ीस 1000 डॉलर है और फीस जमा करनी है, तो फीस जो कॉलेज है उसके जो अकाउंट में जमा करनी पड़ेगी, वो कितनी जमा करनी पड़ेगी, 82,000 रुपये। तब जा कर के वो किस में कन्वर्ट होगी, 1000 डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, जबकि डॉलर और रुपी
में कन्वर्ट कर दिया गया, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया गया या डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये दर या ये जो रेट है, ये रेट क्या कहलाता है? एक्सचेंज रेट कहलाता है। और ये सभी देशों के लिए अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये कि ये मैंने आपको बताया किसके सापेक्ष? डॉलर के सापेक्ष। ये ब्रिटेन की जो पाउंड स्टर्लिंग है उसके सापेक्ष अलग रहेगा, यूएई की जो करेंसी है उसके सापेक्ष अलग रहेगा, जापान की येन और उधर पर युआन, इनके सापेक्ष कैसा रहेगा? अलग रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम? विनिमय मूल्य। ये घटता बढ़ता भी रहता है, इसको भी हम आगे देखेंगे। अभी आप इसको इतना समझ जाइए कि आखिर एक्सचेंज प्राइस या एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है। तो आपसे यदि पूछने में आ रहा है तो मुद्रा की विनिमय दर, तो मुद्रा की विनिमय दर क्या होती है कि एक देश इसकी मुद्रा का मूल्य किसके सापेक्ष हम निकालते हैं? दूसरे देश के सापेक्ष निकालते हैं। लेकिन ये कब काम में आएगा? केवल और केवल जब आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, ये उसी समय काम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि ये जो एक्सचेंज प्राइस है, एक्सचेंज वैल्यू है, विनिमय दर है, इसका आखिर निर्धारण कैसे होगा? तो जो एक्सचेंज वैल्यू है उसको निर्धारित करने के 3 तरीके हैं, जो अलग अलग देशों ने अपने अपने तरीके से एक्सेप्ट कर लिए हैं। पहला तरीका आता है स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज वैल्यू। यानी विनिमय दर कैसी कर दी है? वो जो देश है, उस देश की गवर्नमेंट है, उसने एक्सचेंज वैल्यू खुद की करेंसी की फिक्स कर दी है कि आप यदि हमारे देश से व्यापार करना चाहेंगे तो आपको इतना भुगतान करना पड़ जाएगा। उसमें कोई चेंज वो कुछ समय तक के लिए नहीं रखते हैं। तो वो दर क्या कहलाती है? स्थिर विनिमय दर, यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के नाम से उसे हम जानते हैं। ये नॉर्मली जो चीन है वहाँ बहुत होता है। तो यदि कभी आपसे प्रश्न पूछने में आता है कि जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली है वो कहाँ है, तो चीन में है। इसके अलावा क्यूबा में है। जो कम्युनिज्म यानी कि साम्यवादी देश है, उन्होंने इस तरीके से रख रखा हुआ है। तो ये स्थिर विनिमय दर प्रणाली। दूसरी प्रणाली कैसी होती है? मार्केट बेस्ड, बाजार आधारित। अब देखिए मार्केट बेस्ड, तो बाजार में दो ही शक्तियां चलती हैं। क्या चलती हैं? मांग और पूर्ति, यानी कि सप्लाई और डिमांड। जब मार्केट की बात आती है तो किसी भी चीज़ को सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है और उसको खुला छोड़ दिया जाता है। जैसे शेयर मार्केट चलता है, वो खुला छोड़ दिया जाता है तो उसका रेट अपने आप डिसाइड होता है। लेकिन डिसाइड कैसे होगा? दो चीज़ों से डिसाइड होगा, सप्लाई और डिमांड से। अब देखिए सप्लाई और डिमांड से रेट कैसे डिसाइड होता है? जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसका रेट भी बढ़ ही जाता है। जैसे आपको मालूम होगा कि कोविड में बहुत छोटे छोटे मास्क जो 10-10 रुपए के आते हैं या आते, मतलब उनका रेट 10 रुपये होना चाहिए, उनका रेट भी 50-50 रुपये था। वो जो हैंड सैनिटाइज़र है उसका रेट भी बढ़ा हुआ था। या कभी कोई कहना चाहिए कि कोई त्यौहार आ जाता है तो उस त्यौहार से रिलेटेड जो भी सामग्री होती है उसका रेट अपने आप बढ़ जाता है। उसके पीछे कारण क्या रहता है? उसकी डिमांड बढ़ी हुई रहती है। या सप्लाई की बात करें हम, पूर्ति की, तो कभी यदि सप्लाई कम हो गई किसी भी चीज़ की तो उसका रेट बढ़ जाता है। आपको अच्छे से मालूम है कि सब्जियों में प्याज, टमाटर, इनकी सप्लाई जब भी कम हो जाती है इनका रेट अपने आप बढ़ जाता है। तो दैट मार्केट बेस्ड जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, यानी कि विनिमय दर डिसाइड होती है, तो वो मांग और पूर्ति की शक्तियों से डिसाइड होती है। कहने का मतलब यह है कि जिस देश का विदेश व्यापार जितना ज़्यादा होगा, उस देश की जो मुद्रा है उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होती है। इसलिए जो डॉलर है, डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए डॉलर का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। तो
बाजार की मांग और पूर्ति से निर्धारित जब एक्सचेंज रेट उससे डिसाइड होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट बेस बोलते हैं। और ये जो है ये यूएस में, इसके अलावा यूरोप के जो अधिकांश देश हैं वहाँ पर इस एक्सचेंज रेट सिस्टम का यूज़ किया जाता है कि वो पूरी तरीके से क्या होता है, मार्केट बेस होगा और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसमें जरा भी नहीं रहता है। तीसरी बात करें, प्रबंधित विनिमय दर यानी मैनेज्ड मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, प्रबंधित, तो इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, यानी आधा ये और आधा ये भारत में होता है प्रबंधित विनिमय दर। इंडिया में यूज़ किया करते हैं हम इसको। इंडिया में जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है वो इसी तरीके से हो जाता है। इसमें कुछ हम फिक्स कर देते हैं, हमारे से मतलब ये इंडिया गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इसमें इनिशिएट करते हैं और क्या कर देते हैं, उसकी वैल्यू जो एक्सचेंज वैल्यू है उसको मैनेज करते रहते हैं, फिक्स नहीं करते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो उसे मैनेज करते रहते हैं। और कुछ हिस्सा उसका क्या कर दिया जाता है, मार्केट पर बेस यानी कि फ्री छोड़ दिया जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो वो फ्री रहता है, लेकिन जैसे ही हमको या गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगता है कि जरूरत से ज़्यादा लॉस हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो उसे मैनेज करने का प्रयास करने लगते हैं। ठीक है ना, मैनेज कैसे करते हैं ये अभी आपको मैं बताऊंगा आगे। तो ये विनिमय दर क्या कहलाती है, प्रबंधित विनिमय दर, यानी कि मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। कहाँ होता है, इंडिया में होता है। तो तीनों आप ध्यान रखिए, आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने में आ सकता है, यहाँ पर ये कठिन क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है कि विनिमय निर्धारित विनिमय जो दर है एक्सचेंज रेट उसके निर्धारण के कितने तरीके हैं। तो ध्यान रखिएगा 3 तरीके हैं और देश के नाम भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लें कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहाँ पर है। तो कम्युनिस्ट कंट्रीज आपको याद रखना है जिसमें चीन सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये आपको मालूम है जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, जो पूंजीवादी देश हैं, वहाँ बाजार आधारित विनिमय दर है। और इंडिया का ध्यान रखिएगा, आपको भारत के नाम से भी पूछने में आ सकता है। तो ये हुआ पेमेंट, जो फॉरेन एक्सचेंज है, करेंसी का जो एक्सचेंज है उसका जो रेट है वो आखिर कैसे डिसाइड होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब एक्सपोर्ट होता है यानी कि निर्यात होता है तो निर्यात होने से क्या होगा, हम यहाँ से वस्तु या सेवा को दूसरे देश में बेचेंगे और बदले में क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा विदेशी मुद्रा। ठीक है ना, हमारे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। विदेशी मुद्रा जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा विदेशी मुद्रा उतनी ही ज़्यादा मिलेगी हमको। तो विदेशी मुद्रा पर आधारित जो कोष है हमारे देश का उसे हम क्या बोल देते हैं, विदेशी मुद्रा कोष, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम से हम इसको जानते हैं। विदेश व्यापार करते समय हमारे देश से जो भी आयात निर्यात होता है, जब आयात होगा तो इस विदेशी मुद्रा कोष से पैसा जाएगा क्योंकि पेमेंट करना है। जब निर्यात होगा तो इस विदेशी मुद्रा कोष का जो भंडारण है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि जोर दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हम निर्यात करें ताकि क्या हो, विदेशी मुद्रा कोष हमारे देश का बढ़े। अब विदेशी मुद्रा कोष में आखिर होता क्या क्या है इसको समझना जरूरी है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी बहुत आता है, आ भी चुका है कि विदेशी मुद्रा कोष के अंग, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट ये होता है विदेशी मुद्रा कोष का कि उसमें विदेशी मुद्रा होती है। विदेशी मुद्रा देखिए कुछ भी हो सकती है, वो डॉलर हो सकती है, पाउंड स्टर्लिंग हो सकती है, येन युआन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा कोष का सबसे पहला पार्ट क्या होगा, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, यानी उसमें जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं वो रखे हुए हैं। दूसरा पार्ट इसका गोल्ड होता है, हालांकि गोल्ड के अलावा सिल्वर भी आ सकता है, प्लेटिनम भी आ सकता है, लेकिन क्या है, गोल्ड एक स्टैंडर्ड है और गोल्ड से ही करेंसी का स्टैंडर्ड भी तय होता है। तो विदेशी मुद्रा कोष में क्या है, दूसरा भाग उसका आ जाता है गोल्ड। तीसरा
IMF में SDR। अब देखिए IMF हमको मालूम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक संस्था है। अपने पिछले जो मेरा लास्ट लेक्चर था मैंने आपको उसमें बताया था कि भुगतान संतुलन यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उस बैलेंस ऑफ पेमेंट में किसी करेंसी किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को जब लॉस होता है और वो भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है तो उसको लोन देने का काम कौन करता है? IMF। तो इस बात को एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि IMF जो पैसा देता है वो केवल इस बात के लिए पैसा देता है कि भुगतान संतुलन के चलते किसी भी देश को जो घाटा हो रहा है, उसकी देनदारी बढ़ी हुई है, तो वो उनको पैसा दे देते हैं, ऋण दे देते हैं, लोन देते हैं, और वो उस लोन से वो जो देश है वो क्या करता है, वो जो उसके जिसको उधारी चुकाना है वो उन सबकी उधारी चुका देता है, जैसे पाकिस्तान को दिया था अभी या श्रीलंका को दिया था। तो IMF में SDR, SDR का पूरा नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट, केवल इसके नाम से ही प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदी में इसको बोल देते हैं विशेष आहरण अधिकार। आहरण से मतलब क्या है? निकालने का अधिकार। अब SDR क्या है? तो SDR एक सामान्य रूप से आप समझ जाएं तो ये IMF की मुद्रा की तरह काम करता है। इसको पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। आपसे सीधा प्रश्न ये भी पूछने में आ सकता है कि IMF की मुद्रा को आखिर कहते क्या है? तो वो एक पेपर गोल्ड टाइप से है, पेपर है। आप एज इट इज करेंसी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन करेंसी के इक्विवेलेंट है। तो IMF की करेंसी भी यदि पूछने में आती है तो वो क्या है? SDR। SDR का पूरा नाम क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट। ये खुद करेंसी ना हो करके 5 से 6 देश हैं, उनकी जो करेंसी को मिला करके एक बास्केट बना दी गई है, उसके हिसाब से SDR का रेट डिसाइड कर दिया गया, ठीक है ना। तो विदेशी मुद्रा कोष का एक हिस्सा क्या होता है? हमारे देश का जो IMF में हिस्सा है SDR के रूप में, वो। चौथी बात, IMF में निक्षेप यानी ट्रांच फैसिलिटी। IMF से पैसा निकालने की सुविधा दी गई है उसके सदस्य देशों को। जैसे भारत भी IMF का सदस्य देश है, तो भारत IMF से पैसा निकाल सकता है। तो IMF से मनी लेंडिंग फैसिलिटी यानी कि पैसा निकालने की जो सुविधा होती है उसे क्या बोलते हैं? हम ट्रांच फैसिलिटी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? निक्षेप सुविधा बोलते हैं। अब ट्रांच 3 तरीके का होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, विदेशी मुद्रा कोष के अंग आपसे MPPSC में भी पूछा जा चुका है, तो चूंकि इस बार आपको अलग से दिया ही गया आपके सिलेबस में, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो केवल बस इतना जान लीजिए कि ट्रांच 3 तरीके का होता है। एक तो होता है रिजर्व यानी कि आरक्षित ट्रांच, यानी कि हमारे देश का जितना पैसा या कोई भी देश उसका जितना भी सिक्योरिटी IMF में जमा है, रिजर्व है, वो रिजर्व ट्रांच कहलाता है। फिर क्रेडिट ट्रांच यानी कि वो जो जमा है उसका कुछ भाग आपको क्रेडिट यानी उधारी के रूप में मिल सकता है, क्रेडिट ट्रांच कहलाता है। इसके अलावा क्राइसिस ट्रांच जो क्राइसिस के टाइम में आपको मिल सकता है। तो ये 3 तरीके की ट्रांजेक्शन फैसिलिटी है, कहाँ से मिलेगी? IMF से। तो कुल मिलाकर के यदि हमसे ये पूछने में आ रहा है प्रश्न कि विदेशी मुद्रा कोष के कुल कितने भाग हैं, और यदि आपसे ऑप्शन दे रहे हैं कि विदेशी मुद्रा कोष के कितने भाग हैं, 1 2 3 4, आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 भाग हैं विदेशी मुद्रा कोष के। कौन कौन से हैं? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, गोल्ड, SDR और ट्रांच फैसिलिटी, ठीक है ना। यह विदेशी मुद्रा कोष है। विदेशी मुद्रा कोष कैसे बढ़ेगा? तो जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा वैसे वैसे विदेशी मुद्रा कोष बढ़ेगा। ट्रांस फैसिलिटी कितने टाइप की है? 3 तरीके की। कहाँ रहेगी? IMF में। चलिए नेक्स्ट। अब बात आती है कि जो फॉरेन एक्सचेंज, जो मैंने भी आपको बताया था कि करेंसी की जो एक्सचेंज वैल्यू है उसका मैनेजमेंट करना। अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो मुद्रा है उस मुद्रा का जो विनिमय मूल्य है, विनिमय मूल्य की जो प्रणाली है हमारे देश में वो कैसी है? प्रबंधित, मैनेज्ड। तो उसका प्रबंधन करना यानी कि वो जो एक्सचेंज प्राइस है, एक्सचेंज वैल्यू है, इसका प्रबंधन करना, और साथ ही साथ
जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो अभी हमने ठीक पहले पढ़ा विदेशी मुद्रा कोष, उसका प्रबंधन करना यानी उसको बनाए रखना। देखिए प्रबंधन करने का मतलब ये हो जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा लॉस ना हो जाए कहीं, और ये भी ना हो कि दूसरे देश हमसे व्यापार करने को ही मना कर दे, तो उस तरीके से उसे मैनेज करना पड़ता है। अब ये प्रबंधन का काम कौन करता है? तो ये प्रबंधन का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ये भी अपने आप में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी मुद्रा कोष का प्रबंधन कौन करता है। तो उसमें वो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं कि सेबी करता है, वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये लोग नहीं करते हैं, कौन करता है? आरबीआई करता है। चलिए, प्रबंधन के लिए आरबीआई क्या काम करता है? आरबीआई करता है कि जो विदेशी मुद्रा है, इस विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय करता रहता है। यानी क्या? तो सेल परचेज है किसकी? विदेशी मुद्रा की। उसे खरीदता भी रहता है और बेचता भी रहता है। अब बात ये आती है कि खरीदना कब है और बेचना कब है, ठीक है ना। तो देखिए, जब रुपया कमजोर होने लगता है, ठीक है ना, आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, रुपया नीचे गिर गया, रुपया टूट गया, इसके मुकाबले डॉलर के मुकाबले रुपया नीचे गिर गया, डॉलर के मुकाबले रुपया टूट गया, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया। ये सब आपने न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो रुपया जब कमजोर होता है तो आरबीआई क्या करता है? विदेशी मुद्रा को बेचना शुरू कर देता है। और रुपया जब मजबूत हो जाता है तो खरीदना शुरू कर देता है विदेशी मुद्रा को। अब देखिए इसको समझिए आप थोड़ा सा। रुपया कमजोर होना, जैसे $1 बराबर है 82 रुपए के। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई कंपनी है और वो भारत की किसी अमेरिका की कंपनी है और भारत की किसी कंपनी से कोई सामान खरीद रही, सपोज पेन खरीद रही है, ठीक है ना, और एक पेन है $1 का, ठीक है, एक पेन $1 का है, तो $1 में 82 पेन आ जाएंगे। $1 में कितने पेन आ जाएंगे? 82 पेन आ जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं रुपया कमजोर हुआ। तो रुपया कमजोर होने पर यहाँ पर इन्वर्स कंडीशन होती है, यानी $1 कितने के बराबर हो सकता है? 83 के बराबर हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि भाई यहाँ तो 82 लिखा हुआ था रुपये में, यहाँ 83 हो गया, तो ये बढ़ गया है, ये तो मजबूत हो गया। लेकिन इन्वर्स है ये, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अभी $1 में 82 सामान खरीदे जा रहे थे। अब क्या हो रहा है? $1 में 83 पेन खरीद रहा है, या 83 कोई भी खरीद रहा है $1। इसका मतलब ये है कि डॉलर मजबूत हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ डॉलर मजबूत हो गया है और जो इंडियन रुपी है वो क्या हो गया? कमजोर हो गया है, या उसे बोले नीचे गिर गया है, या उसे बोलना टूट गया है, ठीक है ना। तो देखिए, कमजोर होने पर क्या कर रहे हैं आरबीआई? विदेशी मुद्रा को बेचना। अब देखिए, यहाँ रुपया कमजोर हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये हो गया कि जो डॉलर है, डॉलर क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है। अब मजबूत हो रहा है इसका मतलब ये है इसकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना। डिमांड बढ़ रही है यानी मांग बढ़ रही है, और इसलिए ही उसका क्या है? प्राइस बढ़ा हुआ है। किसी भी वस्तु का प्राइस यदि इस कारण से बढ़ जाए कि उसकी डिमांड बढ़ी हुई है, तो उसके प्राइस को मैनेज करने का या उसके प्राइस को कम करने का एकमात्र ये तरीका होता है कि मार्केट में उसकी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। जैसे कि आपको मालूम होगा, मैं आपको अभी एग्जांपल दिया था सब्जी बाजार का, कि प्याज का रेट या टमाटर का रेट केवल तब तक ही बढ़ा हुआ रहता है जब तक कि उसकी सप्लाई कम होती है। लेकिन जैसे ही सप्लाई ज़्यादा होने लगती है, क्या होने लगता है? उसका रेट धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो आरबीआई भी ये करता है। आरबीआई क्या करने लगा? डॉलर, वो जो विदेशी मुद्रा कोष में क्या रखा हुआ है? डॉलर रखा हुआ है। आरबीआई उस डॉलर को बेचने लगेगा। जैसे ही वो बेचेगा
तो मार्केट में डॉलर की सप्लाई धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, और डॉलर की सप्लाई बढ़ने से उसका रेट भी धीरे 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 कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये कब किया जा रहा है, ये तब किया जा रहा है जब डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया टूट रहा है, कमजोर हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये इन्वर्सली चलता है। 82 से यदि 83 आ गया तो इसका अर्थ यह है कि रुपया कमजोर हो गया है और डॉलर मजबूत हो गया। अगला देखते हैं, ये इसका जस्ट अपोजिट रहेगा। कैसा रहेगा, जब रुपया मजबूत हो गया हमारे यहाँ, अब रुपया मजबूत हो गया तो मतलब $1 बराबर अभी 82 है, ठीक है ना। आज सपोज $1 बराबर 81 हो गया, तो अभी $1 में आप 82 पेन खरीद रही थी वो अमेरिकन कंपनी, अब केवल और केवल कितना खरीद रही है, 81 पेन खरीद रही है, 81। इसका मतलब क्या है, हमारा जो रुपया है वो मजबूत हो गया, डॉलर सस्ता हो गया। अब देखिए क्या बताया मैंने आपको, डॉलर क्या हो गया, सस्ता। तो नो डाउट ये तो रूल होता है कि जैसे ही शेयर मार्केट का भी ये रूल होता है कि जैसे ही वो मुद्रा सस्ती हुई या शेयर मार्केट में कोई भी शेयर सस्ता होता है तो तुरंत खरीद लेते हैं, ठीक है ना। बहुत कॉमन सा फैक्ट आ रही है, कोई भी वस्तु हम सब भी ऐसे ही करते हैं, सामान जब सस्ता होता है तो उसे खरीद के रख लेते हैं, जैसे डिस्काउंट है वो लगा खरीद के रख लिया। तो आरबीआई भी ऐसा करता है, जैसे ही डॉलर कमजोर हुआ, कमजोर होने का मतलब क्या हो गया, सस्ता हो गया वो, तो आरबीआई उसे खरीद के फिर से अपने पास रख लेता है। आप पूछेंगे कि क्यों रख लिया, तो वो इसलिए रख लिया कि उसे बाद में बेचना भी है। डॉलर को रख करके आरबीआई को कुछ अपना भंडारण नहीं बढ़ाना है, लेकिन क्या करना है, जब जरूरत पड़ेगी तो वो आरबीआई उस डॉलर को बेचेगा। तो ये दो चीजें चलती रहती हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, आप जो भी नाम दें। कौन करेगा, आरबीआई करेगा। आपसे प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकते हैं, ये कई बार एमपीपीएससी के इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, मेरे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि भाई यदि रुपया कमजोर होगा तो आखिर क्या किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, रुपया के कमजोर होने पर क्या करना है हमको, विदेशी मुद्रा या डॉलर को बेचना है, आरबीआई बेचेगा, और मजबूत होने पर आरबीआई उसे क्या करता है, खरीदता है। चलिए आगे, नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा जो विनिमय है, यानी कि जब विदेश व्यापार होता है उससे संबंधित कौन कौन से लॉ हैं, कानून है, ठीक है ना। वो जैसे कि जो घरेलू व्यापार होता है, घरेलू व्यापार से जुड़ा हुआ जो कानून है वो कौन सा है, जीएसटी एक्ट है, ठीक है ना। तो उसके तहत काम तो होता है। लेकिन जो विदेशी मुद्रा कानून है, विदेशी मुद्रा का जो विनिमय होता है उससे रिलेटेड जो कानून है वो 2-3 कानून है, ठीक है ना। हालांकि जीएसटी भी अप्लाई होता है लेकिन ये अलग है, ठीक। तो यहाँ 3 कानून है, ठीक है। एक था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना। ये 1973 में बनाया था, शुरुआत में बनाया गया था 1973 में, और 31 मई 2002 से पूरी तरीके से इसे समाप्त कर दिया गया। उसके पीछे कारण क्या है, ये रेगुलेशन एक्ट था और इसकी प्रकृति कैसी थी, कठोर थी बहुत ज़्यादा, और इसमें सजा का प्रावधान भी बहुत ज़्यादा था। तो ये कहीं ना कहीं ये जो एक्ट था ये व्यापारियों के ऊपर काफ़ी नेगेटिव, नकारात्मक असर डाल रहा था। तो फेरा की जगह क्या स्टार्ट किया, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब देखिए केवल एक ही चीज का डिफरेंस आया है, ये रेगुलेशन था और यहाँ हमने क्या डाल दिया, मैनेजमेंट। क्योंकि जो मैनेजमेंट है उसका अर्थ क्या होता है, प्रबंधन। वो अपेक्षाकृत उदारीकृत व्यवस्था होती है, लिबरल सिस्टम होता है। और इसको कब से चालू किया, 1 जून 2000 से, ठीक है ना। ये लागू हो गया था, लेकिन लागू होते साथ ही ये एक्चुअली देखा जाए, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि फेमा को किसकी जगह लाया गया था, तो फेरा की जगह लाया गया था, ठीक है ना। 2000 से इसको ला करके और इसको हमने स्टार्ट कर दिया था, गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन क्योंकि कुछ पुराने केस इसके अंडर में चल रहे थे तो इसको धीरे धीरे खत्म करते हुए कब खत्म किया, पूरी तरीके से 2002 में फेरा को खत्म कर दिया। आज फेमा चलता है। इसके अलावा एक एक्ट और बाद में लेकर के आए, कौन सा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। नाम क्या आता है,
मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग जो वर्ड है ये है मुद्रा का अवैध व्यापार, ठीक है ना, मुद्रा का अवैध व्यापार, इलीगल ट्रेड ऑफ फॉरेन करेंसी। अब देखिए ये अवैध व्यापार एक देश से दूसरे देश में किया जाएगा, यानी एक देश से मुद्रा को दूसरे देश में पहुंचा देना, या कोई भी ऐसा काम जो विदेशी मुद्रा के लेन देन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसा किया जा रहा है, अवैध रूप में। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि मुद्रा का लेन देन यदि हवाला के थ्रू किया जा रहा है तो वो कैसा है, वो अवैध है। और कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ये मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। कब एक्ट कब का है, 2002 का, लेकिन एप्लीकेबल यानी लागू कब से हुआ, ये लागू हुआ 1 जुलाई 2005 से, ठीक है ना। आपने एक एजेंसी का नाम सुना होगा, आजकल एक एजेंसी का नाम बहुत चल रहा है, ईडी, ठीक है ना। आपने ईडी का नाम सुना होगा कि ये बहुत छापे मार रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर रहे हैं ईडी वाले। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, तो जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है वो ये काम करता है, और पेमा और पीएमएलए ये दो कानूनों को एप्लीकेबल करने का काम, उसको ऑथराइज करने का काम किसका है, वो ईडी का है। तो जिन लोगों पे छापे पड़ते हैं उन्होंने कहा कहीं ना कहीं क्या किया है, मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार किया है, और उसी के तहत ही इनको पकड़ा जाता है। तो ये 3 लॉ हैं, ये खत्म हो चुका है, ये 2 अभी एनफोर्स में है। चलिए नेक्स्ट है मुद्रा का अवमूल्यन। ये जो शब्द है अवमूल्यन, इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन, ठीक है ना, मुद्रा का अवमूल्यन। अब देखिए अवमूल्यन जो शब्द होता है उसका मतलब ये है कि कोई भी देश अपनी जो मुद्रा है उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू है, यानी उसका जो विनिमय मूल्य है, उसको जानबूझ के क्या कर दे, कम कर दे। आप एक साधारण सी भाषा में बोले ना तो डिस्काउंट लगा दे। जैसे कि जब भी सीजन एंड होता है तो आपने देखा होगा डिस्काउंट लग जाता है। जैसे कि ठंड का मौसम जब समाप्त होता है तो जो वुलन आइटम्स होते हैं उन पर डिस्काउंट लग जाता है, वो बोलते हैं 50% ऑफ लग गया, 40% ऑफ हो गया, बहुत सारा। ये भी एक डिस्काउंट का ही एक तरीका है एक्चुअली देखा जाए तो। अब बात क्या कर रहे हैं देखिए, तो एक्सचेंज वैल्यू है करेंसी की, यानी विनिमय मूल्य, उसे कम कर रहे हैं। अब कम कैसे कर रहे हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया $1 82 रुपए के बराबर है, और हम यदि डिवैल्यूएशन करें, ठीक है, तो हमने बोल दिया कि आप एक काम करिए, ये हमने कर दिया डिवैल्यूएशन। वो जो मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया था कि हमने बोल दिया कि $1 में पहले आप 82 सामान खरीदते थे, अब $1 में डिस्काउंट लगा हुआ है, 84 ले जाइए, ज़्यादा ले जाइए। तो जब हम जानबूझ के, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट ये जानबूझ करके ऐसा करती है, निश्चित उद्देश्य से ऐसा करती है, तो उसको डिवैल्यूएशन किया जाता है। यदि ये अपने आप कम हो गया, ठीक है ना, तो उस समय डिवैल्यूएशन नहीं कहलाएगा, उस समय तो क्या कहलाएगा कि भाई जो मैंने अभी आपको बताया था कि रुपया कमजोर हो गया, ठीक है ना, रुपया मजबूत हो गया, वो अपने आप हो रहा है। लेकिन जब जानबूझ के किया जाता है तभी इसको क्या बोलते हैं हम, अवमूल्यन। डिस्काउंट है, आप समझ ही गए, ये एक तरीके का डिस्काउंट ऑफर है। और अब बात ये आती है कि इससे होता क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया सामान क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो ये आखिर किया क्यों जा रहा है, तो किया इसलिए जा रहा है जैसा कि डिस्काउंट में किया जाता है, क्या इसका उद्देश्य हो जाता है कि निर्यात बढ़ जाए एकदम से, क्योंकि हमने अपने यहाँ क्या लगा दिया, डिस्काउंट लगा दिया। किसी भी दुकान पर क्या होता है, जब डिस्काउंट लगता है तो आपने देखा होगा एकदम से भीड़ टूट पड़ती है उस दुकान पर, ठीक है ना, पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर है कि उस देश की जो वस्तुएं हैं वो कैसी हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं, तो एकदम से क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, ठीक है ना, लोग खरीदेंगे बिल्कुल। एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा यानी निर्यात बढ़ेगा तो बदले में हमको पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो वो जो विदेशी मुद्रा कोष है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ने लगेगा। तो कोई भी देश
डिवैल्यूशन करता है करेंसी का, तो उसके पीछे आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ये प्रश्न पूछने भी आता है एमपीपीएससी में कि जो अवमूल्यन है, डिवैल्यूशन है, जब किया जाता है तो उसके पीछे आकर उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शंस में जो भी आ जाए, क्या उद्देश्य है, निर्यात में वृद्धि, इसके अलावा और क्या उद्देश्य है, विदेशी मुद्रा कोष का बढ़ना। ठीक है ना, निर्यात में वृद्धि उसका उद्देश्य होता है और इससे अपने आप क्या हो जाता है, विदेशी मुद्रा कोष बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, जैसे डिवैल्यूशन कर दिया, तो डिवैल्यूशन करने से इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो बढ़ जाता है, लेकिन भारत देश के अंदर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नॉर्मली तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नॉर्मली कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यदि कोई ऐसी चीज जिसका डिवैल्यूशन किया गया है, या डिवैल्यूशन में कोई ऐसी चीज थी जिसकी घर में भी ज्यादा डिमांड होती है, तो कहीं ना कहीं यदि उसका ट्रेड बढ़ता है तो फिर घरेलू अर्थव्यवस्था पे उसका असर पड़ता है। नहीं तो वैसे यदि आपसे एमपीपीएससी में यदि पूछने में आता है अवमूल्यन करने से घरेलू अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नॉर्मली इसका उत्तर क्या होता है कि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कई सारी चीज़ों में प्रभाव पड़ता है। यूक्रेन में जब यूक्रेन और रशिया की जब वार स्टार्ट हो गई थी, तो आपको मालूम है कि यूक्रेन गेहूं का एक बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन वार के चलते नहीं हो पा रहा था, तो इंडिया से गेहूं एक्सपोर्ट होने लगा था। तो आपको यदि इस समय ध्यान हो तो भारत के अंदर गेहूं का प्राइस एकदम से मतलब रोज बढ़ रहा था, कभी 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, ऐसा बहुत ज्यादा बढ़ा था। तो ये क्या है, मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूशन ऑफ करेंसी, जानबूझ के किया जाता है, एक तरीके का डिस्काउंट ऑफर है। ठीक है ना, चलिए तो भी कंटिन्यू। ये लेक्चर अभी, ये जो टॉपिक है आपका, ये भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको समझने के लिए बहुत कुछ है। आप इसके जो फैक्ट हैं वो तभी याद कर पाएंगे जब आप इसको समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है ना, तो अभी ये जो इतना है इसको आप समझिए, प्रश्न कैसे कैसे आ रहे हैं ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम आगे बढ़ेंगे, और जो निर्यात से संबंधित सरकार की नीतियां हैं उसको भी हम उसमें देखेंगे। उसके बाद फिर जो विदेशी मुद्रा से जुड़ा हुआ है, विदेश व्यापार से जुड़ा हुआ जो पॉलिसीज और जो करंट अफेयर है वो उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं बार बार कहता हूँ, चीज़ों को रटते रहिए, याद करते रहिए, जहाँ से जितने फैक्ट मिल रहे हैं वो याद करते रहिए। जितने पेपर्स, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, बहुत सारी मैगजीन्स में आते रहते हैं, यूपीपीसीएस का पेपर हो जाता है, राजस्थान का पेपर होता है, वो सब पेपर्स उनको सॉल्व करते रहिए। यही सब सारी चीज़ें प्रीलिम्स में आपको काम में आती हैं। सो दैट ऑल द बेस्ट।